नमस्कार मित्रों। सीखने वाले के प्रारंभिक प्रयत्न किसी वैज्ञानिक के प्रयोगों के समान होते हैं, जिनके द्वारा वह मार्ग की कठिनाइयों और अपनी दुर्बलताओं तथा त्रुटियों का पता लगा लेता है और फिर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों से वह कम से कम इतना जान लेता है कि किन किन बातों से उस काम में सफलता नहीं मिलती और फिर उन्हें छोड़ देता है। चूंकि सीखना मानसिक दक्षता का आधार है, मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से इस विषय का अध्ययन किया है और इस बात का पता लगाने की चेष्टा की है कि किन उपायों या युक्तियों से सीखने की क्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अर्थात सीखने की यदि कोई उत्तम रीतियां है तो कौन सी है। आइए सीखने के उन सभी पहलुओं को एक एक करके देखा जाए। इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। इन खोजों के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों का पहला सुझाव यह है कि प्रारंभिक प्रयत्नों को बड़ी सुगमता से धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और बिना घबराहट के करना चाहिए। किसी बात को सीखने की शुरू की मंजिलों में जल्दबाजी या तेजी करना बिल्कुल अनुचित है। भूलों का होना स्वाभाविक है, पर उनसे डरना या परेशान न होना चाहिए। उस समय शिक्षार्थी का लक्ष्य यह नहीं होता कि प्रवीणता से काम को कर सके, बल्कि केवल यह महसूस करना कि उस काम के करते समय कैसा लगता है। मनोविज्ञान के अनुसंधानों से यह पता चला है कि जिन लोगों ने शुरू ही में पूरी रफ्तार से काम करने का प्रयत्न किया, वह शायद ही कभी उस काम में सफलता प्राप्त कर पाए हो। पर जिन लोगों ने शुरू में धीरे धीरे निश्चिंत भाव से प्रयत्न किया और तीव्र गति से कार्य संपादन करने की चेष्टा नहीं की, उन सब ने अंत में सफलता प्राप्त कर ली। हर प्रकार के सीखने में यही नियम लागू होता है कि शुरू में उतावलापन कदापि न करना चाहिए। गलतियां अनिवार्य हैं, पर उनसे किसी को हतोत्साह न होना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रयोगात्मक प्रकृति को समझ लेने से उनका यथार्थ मूल्य स्पष्ट हो जाता है। पिछली त्रुटियों से यह पता चल जाता है कि कौन सी क्रियाएं न करनी चाहिए। इससे आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाता है और सीखने के संकल्प के संगठन में बड़ी सहायता मिलती है। अगर आप गणित या अन्य किसी शास्त्र के कठिन प्रश्नों को हल करना सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से अभ्यास की एक बड़ी सी खुराक निगल जाने की कोशिश न कीजिए। शुरू में थोड़े से सरल प्रश्नों को ले लीजिए और अपने दिमाग को उनसे खेलने दीजिए। अति परिश्रम, ढेर सा अभ्यास, चिंतित मन से बार बार दोहराना, तुरंत फल प्राप्त करने की उत्कट कामना, यह सब पूर्ण सफलता के शत्रु हैं। अरे यह सीखने की क्रिया के शुरू में आ जाते हैं तो उन्नति को बिल्कुल रोक देते हैं। सीखने के लिए अपने को समय और अवसर दीजिए, अभ्यास नहीं, प्रयोग कीजिए। दूसरी सलाह यह है कि अपने प्रयत्न की विधियों को बदलते रहिए। जिस रीति से सीखने में उन्नति न दिखाई दे, उसी पर अड़ा रहना कोई बुद्धिमानी नहीं। उस रीति को बदलकर दूसरी रीतियों को आजमाना चाहिए, क्योंकि सीखने का उद्देश्य ही यह रहता है कि ऐसी रीतियों का पता लगाया जाए जो शिक्षार्थी के लिए गुणकारी सिद्ध हो। सरल अंकगणित सिखाने में भी उद्देश्य यह नहीं रहता कि विद्यार्थी को ढेर के ढेर प्रश्न लगवा दिए जाएं, बल्कि यह कि उसको थोड़े से सवाल दिए जाएं ताकि वह उन्हें हल करने की विभिन्न विधियों से प्रयोग करके यह निश्चय कर सके कि कौन सी विधि ठीक उतरती है। जो कुछ भी सीखना हो, उसमें सभी वैकल्पिक विधियों को आजमाकर सबसे अच्छी विधि का पता लगाना चाहिए। अगर आप अपनी व्याख्यान देने की दक्षता में उन्नति करना चाहते हैं, तो 2 व्याख्यानों को कभी भी एक ढंग से तैयार न कीजिए। अगर 3 व्याख्यानों को आप 3 तरह से तैयार करते हैं, तो सीखने के आपको 3 अवसर मिल जाते हैं। अगर एक बार आप व्याख्यान के आरंभ और अंत के भागों को लिख देते हैं और उन्हें तथा शेष भाग की रूपरेखा को रट डालते हैं, तो दूसरी बार सारे व्याख्यान को लिखकर बिना रटे हुए ही अपनी हस्तलिपि को जला डालिए और तीसरी बार अपने भाषण को मन ही मन सावधानी से सोच लीजिए और कई बार दोहरा लीजिए, पर कागज पर कुछ भी न लिखिए। संभव है इन प्रयत्नों में से एकाध बिल्कुल ही असफल हो जाए, पर महत्व की बात यह है कि उन सभी से आपके आत्मशिक्षण को सहायता मिलेगी। अगर किसी विषय या हुनर का पंडित भी सीखने की कोई रीति बताता है, तो अपने प्रयत्नों को केवल उसी तक सीमित न रखिए, बल्कि दूसरी वैकल्पिक रीतियों को भी आजमा कर देखिए।
क्योंकि आपका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ रीति के पता लगाने का नहीं है, बल्कि ऐसी रीति जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। सीखने के संकल्प के संगठन के संबंध में तीसरा सुझाव यह है कि करने की अपेक्षा सोचिए अधिक। जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसे करने से पहले मन ही मन उसका अच्छी तरह से विश्लेषण कर लीजिए और 2-4 बार काम को करने का प्रयत्न कर लेने के उपरांत रुक जाइए और फिर सोचिए कि कितनी सफलता आपने प्राप्त कर ली है और किन कठिनाइयों पर विजय पाना बाकी है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। किसी विद्या या हुनर में अगर आप प्रवीण बनना चाहते हैं जिससे कि आप उसे हर परिस्थिति में प्रयोग कर सकें, तो उन सामान्य नियमों को सदा खोजते रहिए जो उसमें लागू होते हैं। जो कुछ अनुभव आपको प्राप्त हो उसके भीतर छिपे हुए सिद्धांत को ढूंढ निकालिए। जैसा हम पहले बता चुके हैं, शिक्षा इस बात पर अवलंबित नहीं कि अतुल मात्रा में अभ्यास किया जाए या सीखने के प्रयत्न को निरंतर दोहराया जाए, बल्कि सीखने की प्रगति तो इस बात पर निर्भर है कि अभ्यास से अथवा हर बार के दोहराने से आप कितना सीखते हैं। ऐसे थोड़े से प्रयत्न और अनुभव जिनका आप बारीकी से विश्लेषण करते हैं और जिनसे आप अपनी सफलता तथा असफलता दोनों ही के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी उन्नति में 10 व 100 गुने बिना सोचे समझे किए गए प्रयत्नों की अपेक्षा कहीं अधिक सहायक होते हैं। किसी हुनर या विद्या को सीखने में बड़ी सहायता इस बात से मिल सकती है कि शिक्षार्थी मन ही मन यह सोचे कि वह उस काम से संबंध रखने वाली विभिन्न क्रियाओं को किस भांति करेगा और फिर उन क्रियाओं को हाथ पैर द्वारा यथार्थ में करने के बजाय विचारों के द्वारा मन के भीतर ही करे। जैसे मोटर गाड़ी चलाना सीखने में वह मन ही मन गियरों, ब्रेक और थ्रोटल के स्थानों का स्मरण कर लेता है, स्विच को बंद करता है। अगर वह गाड़ी में अकेले हो या उसके साथ उसके कुटुंब के लोग भी हों, तो क्या दोनों अवस्थाओं में वह एक सी ही कार्रवाई करेगा? अगर बजाय गहरी नाली में गिराने के उसको एक दूसरी गाड़ी या स्कूल बस या सड़क पर चलने वालों के एक झुंड से टक्कर लगाने का सवाल हो, तो वह क्या करेगा? संकट के समय जो कोई मनुष्य उचित कार्रवाई बिजली के समान तेजी और सफाई से कर डालता है, तो हम उसके साहस और दक्षता पर आश्चर्य करते हैं। पर उसने इन गुणों को कैसे प्राप्त किया? सीखकर, पहले से मन ही मन उनके लिए तैयारी करके। डी7 है। इसी प्रकार ताश खेलना सीखने में मनुष्य अपने हाथ की कल्पित बाजी को लेकर उससे मन ही मन खेलता है और विभिन्न चालों के फलों की कल्पना करता है। मकान बनाने में वह पहले मन में उसका एक नक्शा बना लेता है और फिर विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके गुणों और दोषों की कल्पना करता है। इन सब क्रियाओं में वह यथार्थ के बजाय मन ही मन कार्य संपादन का प्रयत्न करता है, अपनी त्रुटियों का पता लगाता है और अपनी सफलताओं का निरीक्षण करता है। ऐसा करने से शक्ति और समय की बड़ी बचत होती है और शिक्षा में बड़ी सहायता मिलती है। 5वीं सलाह यह है कि अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं, जैसे टाइप करना या मोटर चलाना या कोई खेल खेलना या पढ़ाई की कोई चीज कंठस्थ करना, तो थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास बहुत दिनों तक कीजिए। इस प्रकार आप अधिक उन्नति कर सकेंगे। एक बैठक में देर तक अभ्यास करना कड़ा परिश्रम अवश्य है, पर लाभदायक नहीं, क्योंकि इससे प्रगति में सहायता नहीं मिलती बल्कि बाधा ही पड़ती है। यह देखा गया है कि उपयुक्त समय पर थोड़ा सा विश्राम कर लेने से मजदूरों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर बाद उचित समय तक आराम करके कोई मनुष्य भी अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकता है। रूमालों को तह करने वाले कर्मचारी जो हर 5 मिनट काम करने के बाद 1 मिनट सुस्ता लेते हैं, उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक काम पूरा कर डालते हैं जो लगातार काम में लगे रहते हैं। दिमागी काम करने वाला जो हर आध घंटे काम कर लेने के बाद थोड़ा सा टहल लेता है या अपनी कुर्सी ही पर आराम से बैठकर और इधर उधर निगाह डालकर 3-4 मिनट सुस्ता लेता है, वह कहीं अधिक काम कर लेता है बनिस्बत उस अवस्था के जब वह आधा दिन लगातार काम करता रहे। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विश्राम का समय बहुत लंबा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से समय नष्ट होता है। पर विश्राम के कालों को
बहुत छोटा भी न रखना चाहिए, नहीं तो पूरा आराम न मिलेगा और न कार्य क्षमता अपनी चरम सीमा तक पहुंच सकेगी। हर व्यक्ति को प्रयोग करके यह पता लगा लेना चाहिए कि उसके लिए दिन भर में काम और विश्राम का कौन सा अनुपात सबसे गुणकारी है। शुरू के समय की त्रुटियों के समान अवकाश के समय को भी फालतू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की बहुत सी शिक्षा या शिक्षा की पुष्टि उसके बिल्कुल अज्ञात में उस समय होती है जबकि वह अभ्यास नहीं कर रहा होता है। इस प्रकार की अज्ञात शिक्षा को प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा रास्ता यह है कि अभ्यास के समय के बीच में हुनर या विद्या के संबंध में सोचा जाए। ऐसा करने पर शिक्षार्थी के मन में बड़ी आसानी से नए विचार उठ सकते हैं और उसे नई युक्तियां सूझ सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी याद रहना चाहिए कि सीखने की क्रिया एक इमारत बनाने के सदृश नहीं है, जहां ईंट पर ईंट चुनने के साथ उन्नति होती दिखाई देती है। यह तो एक यंत्र आविष्कार करने के समान है, जहां कार्य की प्रगति सदा दृष्टिगोचर नहीं होती, जहां पर सैकड़ों प्रयत्न देखने में न कि वास्तव में विफल हो सकते हैं और फिर उन्हीं के कारण सफलता का मार्ग अकस्मात प्रकाशित हो सकता है। सच तो यह है कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग अज्ञात रूप से ही होता है। छठी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि किसी भी प्रकार की दक्षता में उन्नति करने का अर्थ अधिकांशतः यही होता है कि न केवल त्रुटियों को ठीक कर लिया जाए, बल्कि व्यर्थ की क्रियाओं को भी दूर कर दिया जाए या निकाल दिया जाए। नौसिखिया बहुत सी व्यर्थ की हरकतें और क्रियाएं करता है जिनसे काम भौड़ा होता है, उसमें देर लगती है और शक्ति का ह्रास होता है। ज्यों-ज्यों उसकी निपुणता बढ़ती जाती है, यह बेकार की क्रियाएं कम होती जाती हैं। जब विद्यार्थी लिखना सीखना शुरू करता है, तब लिखते समय न केवल उसकी उंगलियां बल्कि सारा हाथ और बांह हिलते हैं, उसकी आंखें घूमती हैं, सारा शरीर तन जाता है और वह कलम को इतने जोर से पकड़ता है मानो वह उसके हाथ में से उड़कर भाग जाने की कोशिश कर रहा। कुछ समय बाद वह लिखते समय अपने शरीर को शांत और स्थिर रख सकता है और इसके आगे उसकी उन्नति तभी होती है जब वह अपने कलम और बांह की अनुपयोगी हरकतों को दूर कर देता है। केवल अभ्यास से उसकी लिखावट में इतना सुधार नहीं होता जितना विचार द्वारा उपयोगी और सरल हरकतों को ढूंढ निकालने से। शीघ्र लिपि की उपयोगिता इस बात से नहीं कि उससे कागज की बचत होती है, क्योंकि वास्तव में उससे कागज की बचत होती भी नहीं, बल्कि उसके द्वारा अनेकों स्पंदनों का एक शब्द घटकर एक या दो स्पंदनों का रह जाता है, जिससे शक्ति और समय दोनों की बड़ी बचत होती है। फूहड़ सोचने वाला बहुत चक्करदार रास्तों से घूमता फिरता अपने मनोवांछित विचार या निर्णय पर पहुंच पाता है, जबकि एक निपुण विचारक करीब करीब सीधी रेखा के समान मार्ग का अवलंबन करके अपने इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। आपने अपने दैनिक जीवन के कारोबार और विचारों में से किस हद तक व्यर्थ की बातों को निकाल दिया है? सवेरे दफ्तर जाने की जल्दी में आप कितना समय इस कारण खो देते हैं कि आप अपने कपड़े लत्तों और श्रृंगार की सामग्री को ऐसी जगहों पर नहीं रखते जहां से वह कम से कम हरकतें करके उठाई जा सकें। दिन भर में आप व्यर्थ के कितने स्पंदन इसलिए करते हैं कि आपने अपने कागज, कलम, शब्दकोश इत्यादि अपनी पहुंच के बाहर या गलत जगहों पर या अनियमित ढंग से रख छोड़े हैं। निपुणता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह परम आवश्यक है कि आपको जो काम करना हो उसे सरल से सरल ढंग से और कम से कम हरकतें और परिश्रम करके करना सीखें। अपनी कार्य प्रणाली में शक्ति की मितव्ययता के उद्देश्य से सदा सुधार करने का प्रयत्न करते रहिए। इससे आपकी कार्य क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। सीखने के संबंध में सातवीं सलाह यह है कि जहां तक हो सके किसी कला या हुनर को खंडों में नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ही सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई कविता याद करनी हो तो उसे एक एक छंद करके नहीं, बल्कि कुल की कुल पढ़कर याद करना चाहिए। अगर कोई भाषा सीखनी हो तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि जहां वह भाषा बोली जाती है वहीं जाकर कुछ महीने रहें, उसी भाषा में बातचीत और अपना सब कारोबार करना प्रारंभ कर दें, न कि यह कि पहले कुछ शब्द सीखें, फिर व्याकरण, फिर वाक्य बनाना इत्यादि।
यही नियम और प्रकार के सीखने में भी लागू होता है। हाँ, यह जरूर है कि अगर वह हुनर जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल नया, अजीब और आपके पूर्व अनुभव से बिल्कुल विभिन्न है, तो उसे एक एक खंड करके ही सीखना उचित होगा। इसका एक उदाहरण टाइपिंग सीखना है, जिसमें शब्दों से पहले अक्षरों को सीख लेना आवश्यक है। टाइप राइटिंग एक बीच की कला है, क्योंकि शब्दों और वाक्यों को आरंभ करने से पहले यह जरूरी है कि अक्षरों और चिन्हों के स्थानों को भली भांति याद कर लिया जाए और अक्षरों का अलग अलग खूब अभ्यास कर लिया जाए। पर यहाँ पर अक्षरों वाली मंजिल पत्र की अपेक्षा बहुत आसान और छोटी होती है, और छंदों तथा वाक्यों का प्रयत्न बहुत ही शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए। और अधिकांश प्रकार के सीखने में तो अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की 3 अलग अलग मंजिलें दिखाई देती ही नहीं, और न उनके आधार पर आपके आत्म शिक्षण का संचालन ही होना चाहिए। जब कुल हुनर या काम के सीखने में कुछ प्रगति हो जाए, तो उसके टुकड़े करके उन पर अलग अलग अभ्यास करना चाहिए। जैसे किसी भाषा के सीखने में जब बहुत सरल प्रकरणों को सामान्य रूप से पढ़ और समझ लेने का अभ्यास हो जाए, तो थोड़ा सा अलग प्रयास व्याकरण और शब्द भंडार के हेतु भी करना चाहिए। 8वीं सलाह यह है कि जब प्रवीणता अपनी अंतिम अवस्था के निकट पहुंचने लगे, तब अभ्यास की प्रणाली और वितरण में परिवर्तन कर देना चाहिए। प्रवीण व्यक्ति वही है जो हर प्रकार की परिस्थितियों में दक्षता से काम कर सके। इसलिए शिक्षा की आखिरी मंजिलों में शिक्षार्थी को चाहिए कि कठिनाइयों में काम करने का अभ्यास करे। कभी कभी देर तक कड़ा परिश्रम करे, न केवल देर तक और दूर तक, बल्कि तीव्र गति से चलने का प्रयत्न करे। ऐसी परिस्थितियों में अपने को डालकर काम करे जहां शोरगुल तथा चित्त भटकाने वाली अन्य बाधाएं हों। यदि किसी काव्य को याद कर रहा हो तो उसे बीच से जबानी सुनाने लगे। जब उसे सुना रहा हो तो किसी दूसरे आदमी से कह दे कि वह कोई दूसरी चीज चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगे, जिससे शिक्षार्थी का ध्यान बढ़ जाए। शिक्षा का आरंभ बहुत सरल कामों से होना चाहिए, पर उसके अंत में कठिन से कठिन परिस्थितियों में निपुणता को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी चीज के सीखने में कोई लाभ है, तो निसंदेह ही उस चीज को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, और आपके लिए वही विद्या या हुनर उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसे आप हर एक परिस्थिति में दक्षता से प्रयोग कर सकें। सीखने की किसी भी क्रिया में अपना उत्साह कभी भंग न होने दीजिए, और न किसी दूसरे से ही अपने को निरुत्साहित होने दीजिए। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिखा रहे हो तो उसे कदापि उत्साहहीन न कीजिए। यह बिल्कुल निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि यदि लोगों को उनकी सफलताएं बताई जाएं और उनके लिए उनकी तारीफ की जाए, तो वे कहीं अधिक तेजी से तरक्की करते हैं बनिस्बत उस हालत के जबकि उनका ध्यान उनकी त्रुटियों और दुर्बलताओं की ओर आकर्षित किया जाए और उनके लिए उन्हें बुरा भला कहा जाए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य है। सीखने की क्रिया के बारे में हमें जिन बातों का ठीक ठीक पता है, उन्हीं में से यह एक है उत्साहहीन करना, डांटना, फटकारना, निंदा करना या सजा देना। ये सब बड़े हानिकर हैं। प्रशंसा और प्रोत्साहन से मनुष्य की मानसिक शक्तियां, उसकी इच्छा शक्ति, उसका चरित्र और उसका व्यक्तित्व विकसित और प्रफुल्लित होते हैं। इसके विपरीत दोषारोपण, हर भूल चूक के लिए बुरा भला कहना या निंदा करना, डांट टपट कर निरुत्साहित करना, यह सब शिक्षार्थी की उन्नति के शत्रु हैं। सीखने की हर क्रिया में समय समय पर अपने आप की दूसरों से तुलना करते रहिए। प्रतियोगिता से सहायता मिलती है, बशर्ते कि इसमें घृणा, डाह और ईर्ष्या का कोई अंश न हो। देखिए कि और लोग उसी काम को कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको अपनी सफलता के माप का भान होगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि सुधार की कितनी गुंजाइश है, और सुधार करने की कुछ युक्तियां भी मालूम हो जाएंगी। न केवल दूसरों से, वरन अपने आप से भी प्रतियोगिता करने से शिक्षार्थी को बड़ा उत्तेजन मिल सकता है। शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही के क्षेत्रों में आत्म प्रतियोगिता की उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है। इसमें व्यक्ति अपने ही पिछले दिन या पिछले सप्ताह के कार्यफल से आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता है। 2 बच्चों
या दो कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता की अपेक्षा आत्म प्रतियोगिता कई विचारों से अधिक गुणकारी है, क्योंकि इससे चाहे तेज चाहे मंदबुद्धि कर्मचारी या शिक्षार्थी हो, सभी को उपयुक्त उकसाव मिल जाता है और दूसरों से प्रतियोगिता करने से जो निराशा या उत्साहहीनता का भाव पैदा हो सकता है, उसका कोई डर आत्म प्रतियोगिता में नहीं रहता। सीखने में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक लक्ष्य स्थापित कर लिया जाए। लक्ष्य ही इच्छा शक्ति को निर्दिष्ट और वास्तविक बनाता है। प्रतियोगिता अथवा आत्म प्रतियोगिता से मनुष्य के सामने एक लक्ष्य सदा बना रहता है, जो उसे और उन्नति करने के लिए प्रेरित करता रहता है। एक सन्निकट उद्देश्य के सामने होने से मनुष्य की समस्त शक्तियां जागृत और क्रियाशील हो जाती हैं। एक सुदूर ध्येय इतना प्रभावशाली नहीं होता। थोड़े थोड़े समय बाद अपनी परीक्षा करते रहिए। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं जिस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब बात भाग्य पर ही न छोड़ दीजिए, बल्कि 20-25 प्रश्न सोच लीजिए और फिर उनके उत्तर लिख डालिए। अगर आप टाइपराइटर पर अपनी गति बढ़ाना चाहते हो, तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपने किसी मित्र से कहिए कि घड़ी द्वारा आपकी गति का पता लगा दे। कितने ही प्रयोगों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सीखने की इच्छा शक्ति के सुव्यवस्थित करने और उन्नति प्राप्त करने में अपने उद्योग के फलों की जानकारी एक अत्यंत ही मूल्यवान साधन है। इससे जो तरक्की हो चुकी है उसका और आगे की तरक्की के मार्ग का पता चलता है। फलों की जानकारी से विद्यार्थी को हर समय एक सन्निकट और निश्चित उद्देश्य मिलता रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग ऐसे किए जिनमें शिक्षार्थी को उसके कार्य के फल नहीं बताए गए, पर उससे केवल इतना ही कहा गया कि जितना भी हो सके करे। दूसरे प्रयोगों में शिक्षार्थियों ने अपने उद्योग के फल देखे और साथ ही साथ उस चिन्ह को भी देखा जो शिक्षक बतौर उनके ध्येय के बनाता जाता था। अगर वे उस चिन्ह तक पहुंच जाते तो अपनी पिछली सफलता से आगे बढ़ जाते। प्रयोगों से यह नतीजा निकला कि बांट वाली अवस्था में काम करने वाले 20 से लेकर 40% तक अधिक काम कर सके, और इतना अधिक काम कर लेने पर भी उन्हें थोड़ा सा ही अधिक श्रम जान पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दृष्टि के सामने एक ध्येय होने से और कार्यफलों का तुरंत पता चल जाने से शिक्षा की क्रिया को बड़ा उत्तेजन मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सीखने की कला को विकसित करने में थोड़ी सहायता जरूर मिलेगी। आपने निवेदन है कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।